हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 8 है, चैप्टर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें हम स्टडी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, तो देखो बेटे, इसमें दो साइंटिस्ट थे। वैसे तो कई जने थे, लेकिन मेनली सोडी और फजान का नाम लिया जाता है। सोडी एंड फजान, FAJJAN। ये मेनली दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी को काफ़ी डिटेल स्टडी किया और उसके बिहेवियर को स्टडी करके कुछ लॉज दिए। तो उन्हीं को हम लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। कई बुक्स इन्हें सोडी एंड फजान रूल के नाम से भी लिखती हैं। तो एक ही बात है, पेपर में सोडी एंड फजान रूल आ जाए लिखने को या लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके आ जाए बेटा, तो एक ही बात है। तो जरा इन लॉज को तुम्हें समझना है अच्छे से, और मैं लिख भी रहा हूं। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट लॉ क्या था इनका, देखो पहले सुन लो फिर समझाता हूं। ईच एटम हैज टू बी डिसइंटीग्रेट बट नो वन कैन प्रीडिक्ट विच एटम इज गोइंग टू बी डिसइंटीग्रेट। क्या सुना आपने? अच्छा बोलो, क्या बोला? ईच एटम हैज टू बी डिसइंटीग्रेट। हर एटम को एक ना एक दिन डिसइंटीग्रेट होना है। ईच एटम हैज टू बी डिसइंटीग्रेट बट नो वन कैन प्रिडिक्ट, पर कोई भी ये बता नहीं सकता है, नो वन कैन प्रिडिक्ट विच एटम is going to be disintegrate। देखो बेटे, एक कोई भी सैंपल हम लें, एक कोई भी चीज लें, तो उसमें अरबों खरबों एटम्स होंगे। उनमें से धीरे धीरे हर एटम को डिसइंटीग्रेट होना है, लेकिन कौन सा एटम कब डिसइंटीग्रेट होने जा रहा है ये बताया नहीं जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही समझ लो जैसे हम लोग हैं, हम में से जो भी पैदा हुआ है सबकी मौत निश्चित है, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि अगले ही क्षण कौन मरने वाला है। ठीक है, हो सकता है वो अगले ही क्षण मर जाए, हो सकता है काफ़ी दिनों तक उसे कुछ ना हो सकता है कई सालों तक कुछ ना हो। तो ये ही बात बिल्कुल एटम्स पर भी लागू होती है। तो क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात आती है बच्चों, उसको सुनो। ईच एटम हैज़ टू बी डिसइंटीग्रेट, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन सा एटम डिसइंटीग्रेट होने वाला है। अब देखो बेटा, एक बात और समझो, अल्फा एंड बीटा डिके कैन नॉट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यानी ये नहीं हो सकता कि एक ही एटम में से एक साथ अल्फा और बीटा डिके हो जाएं। या तो अल्फा डिके होगा या तो, और या फिर उसमें से बीटा डिके होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते हैं। और जनरली अल्फा डिके के बाद जनरली गामा डिके होता है। अल्फा डिके के बाद कौन सा डिके होता है? गामा डिके, ये देखा जाता है। और बीटा डिके के बाद भी जनरली गामा डिके होता है। तो मेन मैंने क्या बताया, अल्फा एंड बीटा डिके कैन नॉट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अल्फा एंड बीटा डिके कैन नॉट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक साथ अल्फा और बीटा डिके नहीं हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। मुझे लगता है दूसरा वाला भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये दो हो गए। अब तीसरा समझो, जब किसी चीज में से अल्फा डिके होता है ना, जब किसी न्यूक्लियस में से अल्फा डिके होता है, मान लो ये न्यूक्लियस है ZX है, इसमें से कौन सा डिके हुआ? अल्फा डिके। अल्फा डिके का मतलब तुम्हें पता है, 2He4 निकल गया। कौन निकल गया? 2He4, हीलियम का न्यूक्लियस। अब ये निकल गया, माइनस हो गया, तो तुम बताओ एटॉमिक नंबर में कितने की कमी आ जाएगी? 2 की। और मास नंबर में कितने की कमी आ जाएगी? 4 की। तो इसीलिए रूल समझ लो
जब भी अल्फा डिके होता है एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 2, मास नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 4। तो एलिमेंट बदल जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा तो मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ है वो कहता है एटॉमिक नंबर बदलने से एलिमेंट बदल जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो ये एलिमेंट का नाम x था, अब इसका नाम कुछ अलग हो जाएगा, मान लो y हो गया। तो क्या समझे, अल्फा डिके होने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है और मास नंबर में 4 की कमी आती है। जितने अल्फा पार्टिकल्स डिके होंगे उसी हिसाब से एटॉमिक नंबर 2 कम होगा और मास नंबर में 4 की कमी आएगी। एक और समझो, अगर बीटा डिके होता है तो बीटा डिके में तुम बताओ, बीटा डिके का मतलब क्या है? बीटा डिके है, बीटा डिके, बीटा पार्टिकल, तो माइनस होगा 1e0, ये इलेक्ट्रॉन है -1e0। तो देखो ये डिके माने माइनस होना, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1, देखो माइनस और ये माइनस का ही चार्ज था तो प्लस। तो बीटा डिके जब होता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है और मास नंबर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 0 है ना, तो मास नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बताओ एलिमेंट का नाम बदलेगा या नहीं? बदल जाएगा, क्योंकि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। तो x से बदल के कोई नया एलिमेंट बनेगा, मान लो उस नए एलिमेंट का नाम y है, तो एलिमेंट हो जाएगा ये। तो बताओ बीटा डिके होने से क्या होता है? आंसर, बीटा डिके होने से एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। अब लास्ट आता है गामा डिके होने से क्या होगा भाई? ये है आपका न्यूक्लियस, इसमें से गामा डिके हो रहा है, डिके माने गामा निकल रहा है, तो मैंने माइनस लिख दिया, माइनस गामा यानी गामा डिके। अब गामा तो बेटे फोटोन है, ना तो इसमें कोई मास होता है ना कोई चार्ज होता है, तो इसलिए बस एक एनर्जी निकल जाएगी इसमें से। तो एनर्जी निकलने से ना तो एटॉमिक नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ना मास नंबर पे, ठीक है, एलिमेंट वही रहेगा, उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कितनी बातें हो गई? 5। बोलो पहली क्या थी? ईच एटम हैज टू बी डिसइंटीग्रेट बट नो वन कैन प्रिडिक्ट विच एटम इज गोइंग टू बी डिसइंटीग्रेट। दूसरी क्या थी? अल्फा एंड बीटा डिके कैन नॉट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली बट जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर अल्फा डिके और बीटा डिके गामा डिके टेक्स प्लेस। ये जनरली देखा जाता है कि अल्फा या बीटा डिके के बाद गामा डिके होता है। अल्फा डिके से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाती है, मास नंबर में 4 की कमी आ जाती है। बीटा डिके से एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, मास नंबर पर कोई असर नहीं पड़ता है। और गामा डिके होने से ना एटॉमिक नंबर पर कोई प्रभाव पड़ता है ना मास नंबर पर कोई प्रभाव पड़ता है। अब आ रहा है लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रूल, तो नए पेज पे लिख रहा हूं इसे, यही सारी रेडियो एक्टिविटी की जान है, ये वाला रूल जरा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो देखो जरा रूल क्या कहता है, पहले तो समझो, ठीक है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होती है, क्या वर्ड यूज किया? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अभी समझाऊंगा, अभी पहले थोड़ा लिख दे रहा हूं। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन वो बेटे जितने एटम्स होंगे उनके प्रोपोर्शनल होती है। सैंपल में एटम्स का नंबर लगातार कम होता जाता है क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो रहा है सैंपल, तो सैंपल का वजन, उसमें नंबर ऑफ एटम्स लगातार घटते चले जाते हैं। तो जितने ज़्यादा इस समय उसका मास होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, उतनी ही तेजी से वो सैंपल डिसइंटीग्रेट होगा। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज proportional to number of atoms left in the sample at that time। बोलो क्या बताया? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज proportional to, n का नाम बताया, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट इन द सैंपल एट दैट टाइम। देखो जैसे समझो,
मान लो कोई चीज हमने ली बेटे और वो शुरू में 100 ग्राम है, कितनी है 100 ग्राम, तो उसकी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होगी। मान लो उसकी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अल्फा है, मान लो समझाने के लिए का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अल्फा है। अब वो सैंपल कम होके 50 ग्राम रह जाए, आधा रह गया सैंपल, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कम हो जाएगी। अब रेट ऑफ इंटीग्रेशन रह जाएगी अल्फा बाई 2। ठीक है, मान लो एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मान लो 100 ग्राम था तो 1000 एटम 1 सेकंड में डिसइंटीग्रेट हो रहे थे। 1 सेकंड में 1000 एटम टूट रहे थे, डिसइंटीग्रेट हो रहे थे। तो अगर वो सैंपल आप या दूसरा टुकड़ा ले लें जिसका वजन 50 ग्राम हो, या वो सैंपल धीरे धीरे जब 50 ग्राम रह जाए डिसइंटीग्रेट होकर, तो आप देखेंगे कि उसमें रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आधी हो जाएगी। पहले 1000 एटम 1 सेकंड में टूट रहे थे, अब इस 50 ग्राम के सैंपल में वजन आधा हो गया, तो 500 एटम ही 1 सेकंड में डिसइंटीग्रेट होंगे। अब कोई और बच्चा सैंपल ले ले, 25 ग्राम का ही सैंपल हो, तो उसमें क्या होगा, देखो ये इसका भी आधा है तो 2 का डिवाइड लग जाएगा, रेट ऑफ इंटीग्रेशन पहले से 1/4 रह जाएगी, यानी अब उसमें 250 एटम्स ही 1 सेकंड में डिसइंटीग्रेट होंगे। ये मतलब है इसका। तो सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखो बेटे, रेट ऑफ इंटीग्रेशन को लिखते हैं dn अपॉन dt से। किससे लिखते हैं? dn अपॉन dt। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू n। जब प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाते हैं, ये n है बेटा, गलती से लैम्डा लिख गया n। जब प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट है लैम्डा। क्या कांस्टेंट है? लैम्डा। तो dn अपॉन dt बराबर माइनस लैम्डा n। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब यहां 2 बातें हैं, एक तो लैम्डा का नाम क्या है और एक माइनस क्यों आ रहा है। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि सैंपल डिके हो रहा है। डिके माने सैंपल का वजन कम होता जा रहा है, तो माइनस शो करता है कि सैंपल लगातार डिके हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कमी आ रही है सैंपल के वजन में, इसीलिए माइनस। और लैम्डा को कहते हैं डिके कांस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों? डिके कांस्टेंट। इसके बारे में अब बहुत डिटेल में अभी पढ़ेंगे, तो ये पहले इतनी बात सब लोग ध्यान कर लो। तो बताओ रूल क्या है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट इन द सैंपल एट दैट टाइम। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा लैम्डा। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि सैंपल डिके हो रहा है, तो dn अपॉन dt बराबर माइनस लैम्डा n। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट को और भी लिखा जा सकता है 2-3 तरीके से, तो वो देखो जरा, उससे और थोड़ा हमें आइडिया लगेगा। देखो n को मैं इधर ला रहा हूं और dt को इधर ले जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बताओ? dn अपॉन n बराबर माइनस लैम्डा dt। वेरिएबल सेपरेट हो गए, ये n वेरिएबल एक तरफ है, n एक वेरिएबल है, एक t है। अब मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, तो ये इंटीग्रल का निशान इधर ही है। अब लिमिट, पहले एटम्स ज्यादा होंगे फिर डिसइंटीग्रेट होके कम हो जाएंगे। मान लो मैंने जब देखना शुरू किया तब एटम्स थे n0 और अब कम होके हो गए n, तो लिमिट्स हो गई n0 से n। और टाइम जब देखना शुरू किया वो टाइम 0 था, n0 से n होने में लगा समय t है, तो 0 से t। अब बताओ 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रल तुमने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स dx उसी तरह का है ये dx अपॉन एक्स dn अपॉन n। dx अपॉन एक्स का इंटीग्रल log x होता है, सभी को याद होगा, बेस e। तो क्या इसका इंटीग्रल बता सकते हो? इसका इंटीग्रल हो जाएगा log n बेस e। इसी तरह से लिमिट कहां जाएंगी? राइट हैंड साइड पर, तो n0 टू n बराबर माइनस लैम्डा dt का इंटीग्रल t, जैसे dx का इंटीग्रल x होता है
उसी तरह से dt का इंटीग्रल t हो जाएगा t, और लिमिट आ जाएंगी 0 से t। अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो करो log n माइनस log n नॉट, बेस सबका e है, अपर लिमिट n की जगह तो n फिर n नॉट, तो log n माइनस log n नॉट बराबर माइनस लैम्डा अपर लिमिट t माइनस 0, ये हो जाएगा। अब लॉग में माइनस हो तो तुम्हें पता है अपॉन हो जाता है, तो ये हो जाएगा log n अपॉन n नॉट। क्या हो जाएगा, log n अपॉन n नॉट। तो ये हो गया बच्चों, देखो जरा केयरफुली क्या हो गया बताओ भाई, log बेस ई है, मालूम ही है तुम्हें, n अपॉन n नॉट बराबर माइनस लैम्डा टी। अब बताओ लॉग हटाने का तरीका मालूम है सभी लोगों को क्या करते हैं, e की पावर ले लेते हैं, तो e की पावर यहां ले ली, e की पावर यहां ले ली, e और log कट जाता है, तो क्या बचेगा आपके पास बताओ, n अपॉन n नॉट बराबर e की पावर माइनस लैम्डा टी। चाहो तो n नॉट को इधर भेज सकते हो, तो n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये रिलेशन इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, तो n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। n का मतलब है अब कितने एटम बचे हैं सैंपल में, है ना। n नॉट माने जब देखना शुरू किया था शुरुआत में तो एटम्स ज्यादा होंगे, है ना, शुरुआत में, फिर कम होके n रह गए, तो शुरुआत में जो थे वो n नॉट थे। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द सैंपल एट t बराबर 0, शुरुआत में जो थे वो n नॉट थे, t टाइम गुजरने के बाद n रह गए, और लैम्डा को कहते हैं डिके कांस्टेंट। अब देखो बेटे, ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। अगर मैं ग्राफ खींचूं n और टाइम के बीच में, n और टाइम के बीच में, तो ग्राफ आता है एक्सपोनेंशियल कर्व। उसको समझो, एक्सपोनेंशियल कर्व क्या बताता है। देखो इस तरह का ग्राफ आएगा, इसमें हमने y एक्सिस पर n लिया है, n माने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल एट एनी टाइम, और यहां पर हमने t लिया है x एक्सिस पर। शुरुआत में एटम्स कितने थे, n नॉट, फिर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों ये ग्राफ आता है, पर ये ग्राफ कभी भी टाइम एक्सिस पर मिलेगा नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा ये ग्राफ, ठीक है, यानी कभी भी एटम्स खत्म नहीं होते हैं, कम होते जाते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, जैसे ये आधे हो गए एटम्स, कितने हो गए, आधे, n नॉट थे, ये हो गए n नॉट बाई 2, आधे हो गए। तो इसमें जो ये समय लगा इसे कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम, यानी किसी सैंपल का घटकर अपनी वैल्यू का आधा हो जाना, उसमें एटम्स की संख्या का आधा हो जाना, उसका मास आधा हो जाना, उसमें जो समय लगता है उसे हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। अब जैसे n नॉट बाई 2 हो गए तो इसके भी आधे रह जाएंगे, इतने ही रह जाएंगे। तो अब कितने रह जाएंगे, n नॉट बाई 2 से n नॉट बाई 4, इसके आधे, तो टाइम कितना होगा t के बाद, ये हो गया 2t, यानी 2t समय में, जैसे ये 100 था तो 100 से रह गया 50 और 50 से रह गया 25 2t समय में। फिर आप देखेंगे तो इसका भी आधा रह जाएगा। अब क्या होगा, और t समय बीतेगा, पहले t समय बीता था तो t, फिर 2t, अब और एक और t समय बीत गया तो टाइम हो गया 3t। तो अब ये कितने रह जाएंगे, ये वाला पॉइंट देखो यहां लिख दे रहा हूं, n नॉट बाई 8, हर बार 2 का डिवाइड होता चला जाता है, n नॉट बाई 2, n नॉट बाई 4, n नॉट बाई 8। तो बेटे मैंने यहाँ पर एक चीज़ और डिफाइन करने की थोड़ी सी कोशिश की है, जिसे हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। हाफ लाइफ टाइम वो टाइम इंटरवल है जिसमें कोई सैंपल घटकर अपनी इनिशियल वैल्यू का आधा रह जाता है। हाफ लाइफ टाइम इज दैट टाइम इंटरवल in which
a sample remains half of its initial value। तो ये हाफ लाइफ टाइम है, इसको अभी डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको और समझो जरा, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। ठीक है, इसमें ये तो तुम्हें क्लियर ही हो गया होगा, पहले सैंपल तेजी से कम होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स कम बचते हैं तो उसके कम होने की रफ्तार घटती जाती है और घटती जाती है और घटती जाती है, और इनफाइनाइट समय में ये सैंपल खत्म हो पाएगा। कोई भी सैंपल का खत्म होने का समय, पूरी तरह से खत्म होने का समय कितना होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब देखो बच्चों, एक चीज पर हम और चर्चा आपसे कर रहे थे, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है और रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट क्या है। तो जरा देखो, सबसे पहले बता रहे हैं हाफ लाइफ टाइम, समझाया भी था अभी, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, बता पाओगे? इट इज दैट टाइम इंटरवल इन विच अ सैंपल रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। बोलो क्या बताया? इट इज that time interval in which a sample reduces to half of its initial value। जरा मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं, अगले पेज पर चलते हैं तो मैथमेटिकली थोड़ा समझा रहा हूं, जरा समझना। मतलब इसका ये है कि देखो बच्चों, पहले नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? n नॉट, अब कितने बचे हैं? आधे, n नॉट अपॉन 2, और इसमें जो समय लगा उसे ही कहते हैं हाफ लाइफ टाइम, कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब है हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये समय लगता है। अब बताओ फॉर्मूला क्या था, याद है? फॉर्मूला था n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। वैल्यू लगा रहे हैं, n की वैल्यू ये है n नॉट बाई 2, तो यहां लिख दो n नॉट बाई 2 बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। n नॉट से n नॉट कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 1/2 है ना, तो 2 को ऊपर ले लो, तो 2 की पावर हो जाएगी -1, 1/2 था, 2 ऊपर गया, पावर -1, e की पावर माइनस लैम्डा टी। माइनस से समझ लो ये माइनस पावर कट गया। अब e कैसे हटाएं? टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो log 2 बेस e बराबर, यहां लेंगे log e की पावर लैम्डा टी। log और e कट जाते हैं, तो लैम्डा टी की वैल्यू हो जाएगी, टी की वैल्यू बड़ा टी है तो यहां बड़ा टी लिख दो, याद होगा स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी थी, यही लिख देना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं लिखा है तो अब तो लिख ही दो कम से कम। तो बराबर लैम्डा टी बराबर log 2 बेस ई, तो टी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों log 2 अपॉन लैम्डा। या तो यही लिखा रहने दो, ये भी बेटर है, लेकिन अगर log 2 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। पहले बेस ई हटाओ, बेस ई हटाने के लिए यूज करते हैं 2.303। अब ये हो जाएगा आपका log 2 बेस 10। अब log 2 की वैल्यू तुम्हें पता है 0.3010 होता है, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई? t बराबर 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन लैम्डा। मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.6931। कितना आएगा? 0.6931, याद भी रखिए 0.6931 अपॉन लैम्डा। ये है लैम्डा और टी में रिलेशन। याद भी रखो log 2 की वैल्यू जो होती है, डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो log 2 की वैल्यू होती है 0.693 तक ही याद कर लो, 1 छोड़ दो, 0.693। 3 का टेबल ही है, 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 है, तो याद रखिए टी का फॉर्मूला होता है 0.6931 अपॉन लैम्डा या log 2 अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला है कैपिटल टी का। अब बताओ, डेफिनेशन तो मैंने बताई दी थी, इट इज दैट टाइम इंटरवल इन विच अ सैंपल रिड्यूसेस टू
हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब देखो बेटा कुछ डेफिनेशन और बची हैं, लेकिन अब वो डेफिनेशन अगले वीडियो में कवर कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू बच्चों।